नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, साहित्य एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिसमें असंख्य, अक्षय, अनंत शाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं और कलियां हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम पॉडकास्ट के द्वारा अपनी साहित्य की अक्षुण परंपरा से परिचित हो सके और इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और हिंदी भाषा तथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जो स्वयं में वरिष्ठ साहित्यकार और कवि हैं, इंजीनियर सुनील कुमार वाजपेयी जी और मैं स्वयं। इस पॉडकास्ट में प्रोफेसर दीक्षित से बातचीत कर रही हैं डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर दीक्षित जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मर्त मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं और आज एक ऐसा अवसर जब हम एक ऐसी शख्सियत के सामने हैं जिन्हें डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित कहते हैं। 6 दशकों की अनवरत साहित्य साधना, हिंदी की साधना और हिंदी से जुड़े वो अनेक पक्ष, चाहे वो लोक भाषा हो, चाहे वो राजभाषा हो, चाहे हिंदी का साहित्यिक रूप हो, हिंदी की व्याकरण हो, सभी में पारंगत। और बात को अगर थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में व्यक्त करूं तो मैं ये कहूँगी, साहित्य की विजय का तूर्य हूँ मैं, अपने समय ही नहीं आने वाले हर कल का सूर्य हूँ मैं। तो ऐसे सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हमारे साथ हैं और सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। ये पॉडकास्ट की पहली कड़ी आपसे ही शुरू होती है, क्योंकि साहित्य और विशेषकर हिंदी साहित्य की साधना की जो लौ आपने प्रज्वलित की है, हमें उम्मीद है कि वो लौ सदा प्रज्वलित रहेगी और उसमें जो समिधा है वो आपकी होगी। धन्यवाद। बहुत बढ़ा दिया आपने अनामिका जी। सूर्य का जो रूपक बांधा तो मुझे एकदम याद आया जी कि सूरज की 3 दशा होते एक दिन में। हाँ कभी वो मार्तंड है, हाँ तो कभी पतंग अस्तोन्मुख भी हो जाता है। बिल्कुल। बहरहाल लेकिन वो जीवन का अस्तोन्मुख इसलिए होता है कि हर दिन हमें एक लालिमा से भरा नया सूरज नया मिलता है। सूरज देता है। और आपकी ये जो 88 बरस की वय है, हम साधना का हर नया रूप आपके साथ हर दिन जीते हैं और देखते हैं। अब ये आपकी गुणग्राहकता है और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। बस यही कि जो जितना कुछ कर सका, मुझे कबीर की वही साखी याद आती है कि ना कुछ किया न कह सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, भया कबीर कबीर। परिस्थितियों ने कराया होगा, कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार, कभी देश काल परिवेश का प्रभाव, कभी समय की मांग। दरअसल और पहले की तो नहीं जानता, जब मैं विभागाध्यक्ष होकर लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो एक प्रश्न ने मेरे मन को कुरेदा कि क्या कारण है कि विद्यार्थियों का जो क्रीम है वो अन्य विषयों की ओर जा रहा है, हिंदी की ओर वो आता है जिसको चोकर कहते हैं जी। इससे बड़ा अपमान किसी और व्यक्ति का नहीं हो सकता जो विषय के साथ जुड़ा हुआ हो जी। तो इसके कारकों पर विचार किया तो विचार करते निष्कर्ष निकला कि आज की पीढ़ी की पहली प्राथमिकता है रोजगार। जी। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, साहित्य सदैव रोजगार के लिए या अर्थोपार्जन के लिए नहीं रहा है, लेकिन जिस भयानक भौतिक विभीषिका से हम गुजर रहे हैं उस देश काल का सत्य है ये। तो आपद धर्म के रूप में इसे अपनाना होगा और ये सोच करके फिर उसका एक नया विधान कि किस तरह विषय को ज़्यादा से ज़्यादा जीविकोपार्जन से जोड़ा जाए, मानवीय मूल्यों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय एकता से जोड़ा जाए, मानुष भाव से जोड़ा जाए, उसी ने कुछ करवा लिया है। बिल्कुल। तो ये आपकी जो एक बात अभी आपने हमारे
दर्शकों के साथ बांटी कि देश काल और समय और एक परिस्थिति जन्य। तो आप स्वयं जायसी के पड़ोसी हैं। रायबरेली में आपका जन्म हुआ। जो जायस से जो आपका जन्म स्थान है वो जायसी से सिर्फ 18 कोस की दूरी पर है। तो आपको जो आपका बाल्यकाल था, जो आपकी शिक्षा दीक्षा थी, और एक लंबा समय जब बचपन में आप अपने आसपास एक बैसवारा पट्टी है जो साहित्यकारों की एक उर्वरा भूमि है, निराला से लेके रामविलास शर्मा तक और डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित तक। तो वो कहीं आपके मन में जब आप साहित्य में प्रवेश कर गए और हिंदी को आपने विषय के रूप में चुना, तो आपके उस समय का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहा? देखिए, ये तो सब मानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकी का बड़ा प्रभाव पड़ता है जी। और प्रकृति परिवेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सौभाग्य से मुझे जिस मिट्टी में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ वो बैसवारा कहलाता है। उन्नाव और रायबरेली 2 जनपदों को मिला करके। उसमें केवल जायसे ही नहीं, आप वो कानपुर मार्ग से रायबरेली मार्ग की ओर चलें तो पाएंगे कि दाएं बाएं हर गांव में कोई न कोई महाविभूति पैदा हुई है। जी। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, वहीं स्नेही जी हुए हैं, वहीं हितैषी जी हुए हैं, वहीं द्वारका प्रसाद मिश्र हुए हैं, वहीं रमई काका हुए हैं, वहीं भगवती चरण वर्मा हुए हैं, वहीं अजीत प्रसाद जी हुए हैं, वहीं रघुवीर सहाय हुए हैं। न जाने कितने नाम गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। जी। लेकिन इन दोनों जिलों में, और केवल वर्तमान में नहीं, अकबर के दरबार के जो नवरत्न कहलाते थे जी। उनमें बीरबल जी। भैंसवारी के रहने बैसवारी वाले के थे। थे। दूसरे रघुवर महापात्र, नरहरि महापात्र जी। भैंसवारी के रहने वाले थे। ऐसे ही रीतिकाल में बड़े बड़े आचार्य, बेनी भट्ट, बेनी प्रवीण, नवीन राय, गिरधारी कवि इत्यादि इत्यादि। जी। जी। तो ये बड़ी बड़े उर्वरा भूमि रही। बड़ी उर्वरा भूमि रही है और इसने हर क्षेत्र में पहल की। शिव सिंह सेंगर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जुगल किशोर शुक्ल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम का अखबार शुरू किया। जी। तो हर क्षेत्र में आप पाएंगे कि वहाँ की विभूतियों ने, कवियों, लेखकों ने अलग अलग क्षेत्रों में पहल की, एक नया प्रयोग प्रवर्तन किया। तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव व्यक्त रूप से पड़ा अवश्य होगा। मुझे बचपन की याद है, गांव में एक सार्वजनिक स्थान पर सायंकाल लोग बैठ जाते थे और कवित्व सवैयाँ पढ़ते थे। उसको कवित्तहाव कहा जाता था। अच्छा। एक एक व्यक्ति को 500, 700, 800 कवित्व और सवैयाँ कंठस्थ रहते थे। जी। एक बार मुझे स्मरण है, किसी बुजुर्ग ने बुलाया और पूछा कि किस कक्षा में पढ़ते हो। मैंने बताया तो उसने एक छंद सुनाया। कहा, बताओ कौन सी नायिका है। अच्छा। मैंने नायिका भेद और अलंकार शास्त्र का नाम तो सुना था पाठ्यक्रम में। जी। जी। लेकिन छंद सुनकर नायिका के लक्षण बता सकूं ऐसी क्षमता नहीं थी। तो उसने बहुत धिक्कारा, कहा, क्या है आज की पढ़ाई। तब से ये कचोट मन को कहीं न कहीं प्रेरित करती रही है कि अपने जनपद को, उसकी सांस्कृतिक साहित्यिक संपदा को उजागर करना हमारा पहला कर्तव्य है। शायद मिट्टी का ऋण होगा। तो अवधी भाषा साहित्य के प्रति जो अनुराग मन में जागा, वहाँ के लोक साहित्य के प्रति जो अनुराग मन में जागा, मैंने श्रम गीतों का संकलन किया, मैंने लोक गाथाओं का संकलन किया, लोक कथाओं का संकलन किया, लोकोक्तियों का संकलन किया। अवधी लोक वाङ्मय नामक पूरी पुस्तक तैयार की। और सबसे ज़्यादा श्रम मुझे पड़ा अवध संस्कृति विश्वकोश बनाने में, जिसने लगभग 8 वर्षों का समय लिया है। 2 खंडों में वाणी प्रकाशन ने अयोध्या शोध संस्थान की ओर से छापा है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यानी पहले कौन से अलंकार आभूषण चलते थे, अच्छा, जिनके नाम आज की पीढ़ी भूल गई है। जी। पहले का पहनावा क्या था, पहले के व्यंजन कौन से थे, पर्व त्योहार, ऋतुएं और तमाम तरीके रहन सहन संबंधी साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक, तो उन सब का संचय करते हुए मुझे लगा कि कुछ ऋण शोधन हुआ है। तो ये जो ऋण आपने माना, ये जैसे
पृथ्वी ऋण है, भूमि ऋण है, तो ये भूमि ऋण की उसे नहीं आता। चुकाएगी जो है वो आपके इस अवधि विषयक शोध ग्रंथ में हुई। और 8 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। हम थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। जब आप 12वीं के बाद जब आपको एक दिशा चुननी थी, तो निश्चित रूप से वो समय किसी बालक के लिए ऐसा होता है कि परिवार के लोग या बालक स्वयं अपने जीवन को कुछ तय करता है कि उसे आगे जीवन में क्या करना है, क्योंकि कोई व्यवसाय अपनाना पड़ेगा, जीवन यापन के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप उस समय अपनी शिक्षा और उस शिक्षा के माध्यम से जीवन यापन को किस रूप में ले रहे थे? देखिए, विश्वविद्यालय आने के साथ साथ जो साहित्य का अंकुर भीतर उग चुका था, जी। तब मैं आपको बताऊं, गीत रचना में मेरी ज़्यादा प्रवृत्ति थी। उसी बीच एक पुस्तक को मंजरी नाम से मैंने प्रकाशित की थी। अच्छा, जब मैं स्वयं आपने? इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। अच्छा, ये मंचों पर जाना और कविता पढ़ना मेरा शौक था। ओ, जब विश्वविद्यालय में आया तो स्वाभाविक रूप से हिंदी को अपना एक विषय चुना, अच्छा, संस्कृत को एक विषय बनाया, उसी तरह से अंग्रेजी में भी ऐच्छिक विषय। तो यानी कि 3 विषयों के 3 साहित्य साहित्य और आपने एक, संभाली है। हाँ, एक समाजशास्त्र साहित्येतर विषय। अच्छा, उन दिनों के पाठ्यक्रम में यह अनिवार्य था। हाँ, तो मुझे ये लगा नमिका जी कि जब मैं कोई समीक्षात्मक पुस्तक लेकर बैठता हूँ, सूर तुलसी जैसी कबीर या साहित्य का इतिहास या काव्य शास्त्र या भाषा शास्त्र, तो मन में कोई गीत की कड़ी आ जाती है और उसको गुनगुनाते हुए मेरा चिंतन शून्य हो जाता है कि अच्छा। मन ही नहीं लगता पढ़ने में। तो यह कोई महसूस गीत हुआ। आपको याद है? कोई नहीं, 2-4 मैं बताऊंगा। पंक्तियां याद है? मुझे यह लगा हम्म, कि ये गीत तो मेरे विद्यार्थी कैरियर में बाधक हो रहा है। तो मुझे लगा कि या तो हृदय पक्ष रहेगा या बुद्धि पक्ष रहेगा, दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। और आपने तो कवि एक पक्ष दिन को किनारे कर दिया। बड़ी निष्ठुरता के साथ अच्छा, ये शपथ ले ली कि अब गीत रचना नहीं करूँगा। जो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई है उन्हीं को पढ़कर साहित्य का आनंद लूंगा, हाँ, उनसे बेहतर मैं कर नहीं सकता, अच्छा, इसलिए शक्ति क्षय करने का कोई अर्थ नहीं है। अब समीक्षा क्षेत्र में जो करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न जी, है, जी, जी, पहले तो पोजीशन डिवीजन की बात थी, जी, वो प्रेस्टीज का इशू जिसे बन जाता है। हाँ, जी। तो तब का दिन है और आज का दिन है, फिर रचनाएं तो मैंने नहीं की, कविता नहीं लिखी उसके हाँ, बाद? लेकिन मेरी पोथी में लगभग 150 कविताएं दर्ज पड़ी हैं। हाँ, हमारे विद्यार्थियों का आग्रह है कि इनको छपवा दिया जाए, बिल्कुल। लेकिन मुझे वो और बड़ी ये हमारा बारकोचित लगती है। ऐसा है कि देखिए, कहते हैं ना कि बच्चा और बूढ़ा एक समान। तो वो जो पहली आपके बच्चे थे, जो पहली रचनाएं थी, कविता, वो कविता तो मतलब पहली रचना, पहली किसी के अंदर से अमूमन कविता फूटती है, और हाँ। आपके मन से भी फूटी। और नामवर सिंह जी ने भी शुरू में कविताएं लिखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी कविता का प्रायः रुख किनारे सबकी कर- शुरुआत वहीं से होती है। जी, यानी हृदय जो है हाँ। पक्ष पहले सामने हिंदी में आता है। आने का मुख्य कारण वही होता है। तो अब मैं अपने पॉडकास्ट के जितने दर्शक हैं उनकी ओर से और अपनी ओर से भी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी कविताओं को भी दर्शकों और श्रोताओं अच्छी के बात है। समक्ष लाइए, और हम आपको अगर कोई कविता याद हो तो उसकी कुछ 2 पंक्तियां गुनगुना दीजिए। एक गीत की कुछ पंक्तियां शायद याद आ जाएं, गा के तो नहीं पढ़ पाऊंगा, जी, आप वैसे पढ़ें। लेकिन लय की कोशिश करता हूँ। ऐसा मिला न एक कि जिससे मन की बात कहूँ, जिस जिस के घर गया बंद पाए दरवाजे, शायद उनके आंगन में थी रात बकाया, पर 2-4 मिले चौराहों पर वे चारे, वे भी वैसे ही जैसे बादल की छाया। मंदिर तो मिल गया किंतु मूर्त का सिंहासन खाली है, क्या बात है। सपनों को पलकों में बांधे कब तक और रहूं, ऐसा मिला न एक कि जिससे मन की बात कहूं। इसके 3-4 चरण और हैं, लेकिन वो
अब याद नहीं रहे। तो हम फिलहाल मन की बात कहने के लिए और मन की परतें खोलने के लिए ही आज आपके साथ बैठे हुए हैं। तो ये आपके करियर की एक शुरुआत थी और आपको लगा कि समीक्षा के क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। तो उस वक्त आपने तय कर लिया था कि आपको हिंदी का प्राध्यापक बनना है? हाँ, उसका एक सबसे बड़ा कारण, मुझे एक शिक्षक मिले, श्री नृपत सिंह भदौरिया जी, मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जो इंटरमीडिएट में मेरे अध्यापक थे। उनके वक्तृत्व को सुनकर, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे जी। शायद पहले ही बैच के, और उस समय यहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान थे, डॉक्टर बड़थवाल जी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर केशव नारायण शुक्ल, इनकी वो चर्चा किया करते थे। अच्छा। तो मन में भीतर भीतर एक लालसा पैदा हुई कि क्या ऐसा कोई दिन मुझे भी देखने को मिलेगा कि इनका साक्षात्कार हो जाए। क्या बात है। लखनऊ मतलब- विश्वविद्यालय आया। यहाँ और तो बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन जिन्होंने शिक्षक बनने की प्रेरणा दी भीतर भीतर मेरे अवचेतन में, जी। वो थे पंडित डॉक्टर बिजकर मिश्री। अच्छा। वो जब बोलने खड़े होते थे तो मुंह से फूल झड़ते थे। इतनी परिष्कृत, प्रांजल, प्रौढ़ भाषा, कहीं किसी शब्द में कोई व्याकरणिक त्रुटि नहीं, लय में जिस रिद्म में वो बोलते थे उसमें कोई कमी नहीं। तो इतना आप अच्छा, बिल्कुल मेस्मराइज्ड रहते थे। इतना अच्छा अध्यापक जी। मैंने जीवन में नहीं देखा। तो उनसे अच्छा अध्यापक बनने की भी लालसा पैदा हुई। अच्छा, क्या बात है। कि काश ऐसा कोई अवसर आता कि मैं भी इनकी तरह बोल पाता इनकी और तरह अध्यापक बोल पाता। बनता। वो मेरे प्रेरणा पुंज रहे हैं, जी। मेरे शोध निर्देशक भी रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ काफ़ी कुछ मैंने सीखा। जी। फिर शोध कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसके पूर्व उनका निधन हो गया था। वे आपको स्मरण होगा, मिश्र बंधु जिनको कहा जाता है ना, जी। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जो माधुरी के संपादक थे, जी। उनके सुपुत्र थे। अच्छा। बहुत बड़े साहित्यिक परिवार से सीतापुर के रहने वाले थे। जी। और फिर बाद में यहाँ लखनऊ में गणेशगंज में स्थायी हो गए थे। जी। तो खैर, ये प्राध्यापक बनने की जो एक प्रक्रिया थी, हाँ, वो आपके साथ साथ चल रही थी। तो बतौर प्राध्यापक आपने कहाँ से जीवन शुरू किया? सबसे पहले जोधपुर विश्वविद्यालय में मुझे नौकरी मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय में उस समय एक संघर्ष चल रहा था राज्य सरकार और विश्वविद्यालय ऑटोनॉमी के बीच में कि नियुक्ति किसके आधार पर होगी। 8 वर्षों तक कोई नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जी। तो इस सबसे निराश हताश होकर हम लोग बाहर की ओर भागे। अच्छा। उन्हीं दिनों जोधपुर विश्वविद्यालय 1 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। जी। वहाँ से का लेटर आ गया, इंटरव्यू दिया और संयोगवश चुनाव हो गया। तो वहीं जाकर वहाँ मुझे डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी। विभागाध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुए। ये अलंकार शास्त्र के पंडित थे। अच्छा। और सूर साहित्य, रामचरितमानस, भक्ति काव्य, जी। इनके प्रकांड पंडित थे। जी। शब्द ज्ञान व भाषा में जो उनका सामर्थ्य था वो सचमुच बहुत अद्भुत था। जी। और तर्कशास्त्र के पंडित थे। जी। तो उनसे 2 विद्याएं सीखी। पहले ये है कि पाठ का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अच्छा। जिसको पाठानुसंधान कहते हैं, या अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, हाँ। अंग्रेजी में ज़्यादा साफ समझ में आएगा। जी। कविता को समझना। हाँ। और फिर दूसरा चरण होता है कविता को समझाना। बिल्कुल। तो रीडिंग पोएट्री और इंटरप्रेटिंग पोएट्री, ये दोनों अलग 2 चीजें कलाएं थी। उनके पास अद्भुत। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे, जी। आपने उनका नाम सुना होगा। जी। जी। बड़े विचित्र ढंग के प्रोफेसर अपने समय के रहे हैं। जी। उसके बाद वो सागर में रहे, गोरखपुर में रहे, फिर जोधपुर विश्वविद्यालय में आए थे। तो वे एक पंक्ति देते थे और कहते थे कि इसकी व्याख्या करो। हाँ। और आधा घंटा हाँ। उसके तहे निकालते चले जाते थे। अच्छा। कि इसका एक ये भी अर्थ है, इसमें श्लेष ढूंढो, इसमें यमक ढूंढो, इत्यादि। तो पारंपरिक पांडित्य बहुत कुछ उनकी प्रेरणा से उसकी झलक मिली। दूसरे वहीं पर एक प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान नाम की संस्था थी, जिसमें मुनि जिन विजय, अच्छा, बहुत बड़े विद्वान थे अपभ्रंश भाषा के। हाँ। और राजस्थानी के तो खैर थे ही। और राजस्थान से अवहट अपभ्रंश, हाँ, वही है, पूरी ये भाषा वहीं से बनी रही है।
तो वहाँ पर पांडुलिपियों का पाठालोचन का एक विषय चलता था, अच्छा। उसे सीखने का अवसर मिला। कालक्रम में कुंवर प्रकाश सिंह जी आए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से लबरेज। जी। फिर डॉक्टर नामवर सिंह आए, जोधपुर में। आधुनिकता के पोशाक को प्रकृतिवादी हम्म। विचारधारा से संतप्त। उसी बीच अज्ञे जी आए, लगभग 1.5 वर्ष वहाँ रहे। अज्ञे जी कैंपस बतौर ऑथर के रूप में। प्राध्यापक वहाँ नहीं, रहे? कैंपस ऑथर के रूप में आए थे। अच्छा फिर उनको डायरेक्टर बना दिया गया था भाषा संस्थान का। अच्छा। तो उनका बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ, निकट से उन्हें सुनने का, उनको देखने का, उनकी गति मति दोनों को पहचानने का। अच्छा। तो ये कह सकता हूँ कि पुरातन और नूतन हाँ, दोनों का की समन्वय साथ साथ चल काफी रहा कुछ था। सामग्री प्राप्त की। और फिर सुयोग बैठा, लखनऊ विश्वविद्यालय में आ गया। तो यहाँ हमारी गुरु परंपरा भी थी, जी। कुछ पुराने सहपाठी भी साथ साथ थे, उन सब के साथ हो फिर एक अलग ढंग का कार्यक्रम चला। जी 8 वर्षों तक यहाँ बतौर रीडर काम किया। जी। उसके बाद प्रोफेसर हुआ, अध्यक्ष हुआ। तो 13 वर्षों तक विभागाध्यक्ष रूप में जी। सेवा करने का अवसर मिला। हम्म। और आगे का परिविस्तार आपको पता ही है। बिल्कुल। तो यहाँ डॉक्टर दीक्षित, हम आपसे एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि आपने जब अपने जीवन यापन के लिए, रोज़गार के लिए हिंदी भाषा को चुन लिया, तो वो जो चैलेंज आपके सामने था नई पीढ़ी का, जो आपके सामने विद्यार्थी के रूप में आ रही थी और आपको लग रहा था कि इसको रोज़गार की हिंदी के माध्यम से क्या क्या विस्तार इस पीढ़ी को दिए जा सकते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ ये नई पीढ़ी जा सकती है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बातचीत में कहा था कि हिंदी में चोकर आता था, तो हिंदी में मूल गेहूँ आए, गेहूँ का बढ़िया आटा आए, उसके लिए फिर आपने क्या क्या प्रयास किए? एक घटना याद आ रही जी। है। हमारे नए नए कुलपति आए थे, प्रोफेसर सोढ़ा। हाँ, उन्होंने महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय सोढ़ा, में जी। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का एक अभियान चलाया था। पहले विज्ञान के विषयों को बुलाया, एक दिन हिंदी की बारी आई। तो बड़ी उदासीनता के साथ उन्होंने कहा कि भाई हिंदी में क्या हो सकता है, कुछ आपने सोचा? तो मैंने कहा जी सर, हिंदी में मैंने 12 रोजगार परक पाठ्यक्रम 3 वर्षों से चला रखे। अच्छा, ये बात उनको पता उनको नहीं लग थी। रहा था कि मैं पहली बार यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा। और ये लग रहा था कि केवल विज्ञान में ही पाठ्यक्रम चलाया जा सकता है, ये तो गौण विषय है। तो एकदम चौंक गए और एक तरह से सीधे तन करके बैठ गए। अच्छा। कहा कौन कौन से पाठ्यक्रम? हाँ। तो मैंने गिनाना शुरू किया कि अनुवाद पाठ्यक्रम, पत्रकारिता पाठ्यक्रम, मीडिया लेखन पाठ्यक्रम, विज्ञापन लेखन पाठ्यक्रम, प्रचार साहित्य लेखन पाठ्यक्रम, स्क्रिप्ट राइटिंग पाठ्यक्रम, डायलॉग राइटिंग पाठ्यक्रम, भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम, उच्चारण विज्ञान पाठ्यक्रम। कहा ठहरिए और दरअसल ये कैसे चलाए, जी, आपके पास क्या साधन है? तो मैंने कहा कि विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर 800 रुपया वार्षिक शुल्क पर मैंने इन्हें स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बनाया है। 800 रुपये में कैसे काम चलता है? तो मैंने कहा हमारे नगर में एक से एक विषय के विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े अनुवादक हैं, बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं जी, बड़े बड़े नाटककार हैं, क्रिएटिव राइटिंग वाले हैं, राजभाषा से जुड़े लोग हैं, मीडिया लेखन से बड़े लोग हैं। उनसे मैंने हाथ जोड़कर अनुरोध किया है और उन सब ने पढ़ाने की अनुमति दे दी है। जी। और वे 300 रुपया प्रति व्याख्यान हमारे यहाँ लेक्चर देने आते हैं। और मैंने उनमें से कुछ नाम गिनाए, वरिष्ठ पत्रकारों में से, क्रिएटिव ऑथर्स में से। मैंने वो जमाना था, गजेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे, निशंक जी हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे जी। ऐसे ही लीलाधर जगूड़ी भी दिनों यहाँ थे, पढ़ाने आते थे। रंगमंच में बिसारिया जी को हम बुला लाते थे और बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक नया फार्मूला मिला। अब तक तो विज्ञान वाले कोई 30,000 रुपया फीस बता रहे हैं, कोई 35,000 का बजट लेकर के आए हैं। तो हमने कहा कि देखिए सर, अगर इसमें एक रूपता स्थापित हो जाती है, विद्यार्थियों का शोषण नहीं होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, तभी स्ववित्त पोषित की मर्यादा बनी रहेगी, और नहीं तो विश्वविद्यालय दुकान बंद करके आ जाए। तो खैर ये बात उनको बहुत तो अच्छी लगी और उसके बाद उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन इस तरह से कि जैसे हम पत्रकारिता का डिप्लोमा पाठ्यक्रम लेकर चले थे, जी। उन्होंने आकर के
कक्षा की पढ़ाई देखी और तत्काल प्रसन्न होकर कहा कि इस तरह की पढ़ाई एमए में भी नहीं होती है, तो इसको क्यों ना हम एमए पत्रकारिता नाम देते। जी। तो हमने कहा बिना मांगे मुराद पूरी हो रही है। हाँ, तो बैक डेट से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हाँ, उस डिप्लोमा पाठ्यक्रम को इन्होंने एमए जर्नलिज्म का नाम दिया। डिग्री पाठ्यक्रम जी, कर दिया। डिग्री का पाठ्यक्रम दिया, जो प्रदेश में और कहीं नहीं था। जी बिल्कुल, मैं उस इस समय नाते, की स्वयं साक्षी हाँ। रही हूँ कि और उन्हीं के अनुकंपा से जो अनुवाद का पाठ्यक्रम हम लेकर चल रहे थे, जी। वो एमए अनुवाद हुआ। तो हमने 4 एमए यहाँ शुरू किए: एमए पत्रकारिता, एमए अनुवाद, एमए प्रयोजनमूलक हिंदी, जी एमए हिंदी साहित्य। जी, ये शायद पूरे देश में कहीं नहीं अन्यत्र था। नहीं दिखाया। अ, अच्छा, उसका परिणाम ये हुआ कि जिसने एमए अनुवाद कर लिया, हाँ, उसकी नियुक्ति सीधे राजभाषा अधिकारी के पद पर हो गई, बिल्कुल। बिना प्रतियोगिता परीक्षा दिए हुए। हाँ, तो इसकी मांग इतनी ज़्यादा बढ़ी कि तमाम फ़ोन आने लग गए कुलपति के पास, मंत्रियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से। हमारा कलेजा उस दिन ठंडा हुआ जिस दिन एमए अंग्रेजी की एक लड़की आई कि सर में प्रवेश दे दीजिए। जो अंग्रेजी वाला हिंदी को हिंदी वाला कहता था, जी, आज प्रवेश लेने के लिए हमारी देहरी पर खड़ा। उस क्या दिन बात है। एक ईगो सेटिस्फाई हुआ कि हाँ, ये विषय सार्थक है। डॉक्टर दीक्षित, यहीं पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये सारा कार्य 90 के दशक में हो रहा था। हाँ। और 90 के दशक में तमाम टीवी चैनल, मीडिया चैनल्स और टेलीविज़न में प्राइवेट चैनलों का विस्तार हो रहा था। तो जो ये परिकल्पना थी आपकी, जो आपने 11-12 विषय अलग-अलग शुरू किए और जिनमें बाद में डिप्लोमा जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा जो परिवर्तन हो रहा था, ये परिवर्तन आपके दिमाग में कहीं पीछे गहरे बैठा हुआ था, क्योंकि आप मीडिया से भी बहुत ही सार्थक तौर पर जुड़े हुए हम थे। आपके प्रसार भारती से जुड़े हुए थे, जी उसके सलाहकार समिति के सदस्य जी थे। जी। प्रसार भारती आने के बाद मुझे लगा कि ये फ्री प्रेस हो गया है, हम्म, अब इस समय विदेशी चैनलों की बाढ़ आएगी। पूर्वाभास हुआ जी और सचमुच वैसा ही हुआ। हम्म, ये नए नए पाठ्यक्रम आए और जी। उसी समय नए नए चैनल्स, आए देशी थे विदेशी, आए थे। इन बच्चों को इतनी नौकरियां मिली। हम्म, आज तमाम सारे वरिष्ठ पदों पर वो सब काम कर रहे हैं, उससे बड़ी जो खुशी आपके होती है, लिए संतुष्टि का जो कारण। संतुष्टि का कारण बना। बिल्कुल। तो ये जो 6 दशकों की साधना थी, आज जब हिंदी माध्यम के और हिंदी के विद्यार्थी बड़े-बड़े पदों पे हैं, तो उनमें से आप कुछ का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छे विद्यार्थी जो यहाँ से निकले हैं। आपको अवश्य ये पता होगा, शुभेंदु वाजपेयी इस समय वो डायरेक्टर जनरल है बैंक में। ऐसे ही एक गणेश मिश्र, हैदराबाद में जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कहलाती है, जी, वहाँ से एडिशनल मैनेजर के रूप से रिटायर होकर के आया। बहुत से बच्चे रहे हैं पत्रकारिता में, तो आप प्रकाश मिश्र वगैरह सब हमारे विद्यार्थी रहे हैं। जी, जी। ये सब यहीं से पढ़ करके निकल करके गए हैं। अब पूरा उनका वेयर अबाउट हर समय याद नहीं रहता है कि कौन कहाँ है। प्रतीक देख- त्रिवेदी भी जी, आपके प्रतीक त्रिवेदी हमारे विद्यार्थी रहे। जब बाहर जाता हूँ तो मिलते हैं कि सर मैं आपका विद्यार्थी रहा, क्या तब बात। याद आता है। लेकिन इन सब का कैरियर किसी न किसी रूप में बना, वो अपनी क्षमता से, वो प्रभु के अनुकंपा से बने, लेकिन थोड़ा निमित्त हमारा विभाग बिल्कुल। देखिए, और पाठ्यक्रम जो बिगड़ एक गया। शिक्षा है वो एक माध्यम बनती है कुछ ना कुछ हासिल करने का। तो आप और क्या याद करना चाहेंगे अपने प्राध्यापक और शोध निर्देशक के रूप हम में? ये याद करना चाहेंगे, पहली बात तो ये है कि जो विभाग हमें मिला उसमें पुराना इतिहास आप जानती होंगी। जी पहले बड़ा मनोमालिन्य था। जी। हमने उसकी युक्ति निकाली, एक दिन बैठक बुलाई और ये कहा कि देखिए, अगर लड़ते लड़ते आप थक गए हों तो थोड़ी देर शांति पर्व में आ जाइए। उन सबको लगा कि हाँ, अच्छी बात है। तो उनको अपने साथ जोड़ने का उपाय क्या हो सकता है, इस युक्ति पर विचार किया। जी मुझे लगा कि अध्यापकों को अच्छा वेतन मिल रहा है, बाकी ये सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। पहले विद्यार्थी से मिलता था, विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं आ रहा है। दूसरे समाज में अब ये चतुर्थ पंचम श्रेणी में चले गए हैं। सबसे पहले आगे माफिया है, उद्योगपति है, नेता है, ब्यूरोक्रेट है, तब कहीं बुद्धिजीवी है। तो
अगर इनको यथोचित सम्मान दिया जाए, मेरा ख्याल इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो मैंने अध्यक्षीय अधिकार कह लीजिए या कर्तव्य कर्म कह लीजिए, उसका विकेंद्रीकरण किया। उसे 14 भागों में इन सबको बुला बुला के कहा कि आप आज की तारीख से शोध के प्रभारी हैं, आप पुस्तकालय के प्रभारी हैं, विभागीय पत्रिका के प्रभारी हैं, आप सेमिनार कराएंगे, आप पुस्तकालय चलाएंगे जी, आप प्रवेश कार्य देखेंगे। और उन सबके कार्यालय बन गए, उनके साथ असिस्टेंट हो गए, जी, उनके साथ बजट हो गया। तो उनके भीतर एक अजीब तरह की स्फूर्ति पैदा हो गई। बिल्कुल। वे फाइल लिए हुए रजिस्ट्रार ऑफिस दौड़ने भागने लग गए। पहले जो घंटे 2 घंटे के लिए विभाग में ठहरते थे, जी, वो उनका पूरे दिन involvement। बैठने लगे। उनके कमरे के आगे लिखा हुआ प्रभारी अमुक विभाग, तो लगा कि उनका सोशल स्टेटस बढ़ा और उनका कोई से है विभाग के संचालन में। फिर सचमुच उनका इतना सहयोग मिला कि सुबह 10:30-11 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक वो लोग बैठते विभाग थे। के ये 24 लोग कंधे से कंधा लगाए हुए। उसका सुपरिणाम रहा कि अपने 13 वर्षों के कार्यकाल में मैंने 30 नेशनल सेमिनार कराए। जी, मैंने ज्ञान शिखा के 32 विशेषांक प्रकाशित किए। मैंने प्रकाशन में जो विभागीय प्रकाशन था पहले से जी। 60 किताबें छप चुकी थी, 18 और नई किताबें उसके भीतर शोध प्रबंध छपवाए। अच्छा, जो अप्रकाशित रह गए थे वो शोध सर्वेक्षण नाम से उनका विवरण छपवाया। उन लोक साहित्य का सर्वेक्षण करने के लिए 8 जिलों में हमने अपने टीमें भेजी, जी, बस में भर भर करके। तो हर काम में इन लोगों ने सहयोग किया। सहयोग किया। यहाँ तक कि साहित्य वाटिका बनाई तो इन सब ने फावड़ा चलाया, कहा कि बगीचा है, इस बगीचा अपने आप हम लगाएंगे। और ये वो हमारी साहित्य वाटिका बड़ी सुंदर हम बनी रही। प्रोफेसर नहीं है, हम यहाँ, ये हमारी एल्मामेटर है, मातृ संस्था है, इसके हम विद्यार्थी हैं। जी, तो इस रूप में जो स्पिरिट पैदा हुई, क्योंकि उस समय आर्थिक संसाधन हमारे पास नहीं था, कंटिजेंसी 0%, जी, लेकिन आपस में कहीं न कहीं युक्तिपूर्वक, जैसे सेमिनार करना है तो 4-5 पीएचडी वाइवा पूल करके हाँ, 5 विद्वान बाहर से आ गए उसी बहाने हाँ, और सेमिनार हो गया। बिल्कुल। तो इस तरह की युक्तियाँ निकाली और उससे कई तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये आयोजन होते रहे। जी, तो आयोजनों में फंसे रहने के कारण विभाग में सक्रियता बनी रही और वो जो परस्पर मनोमालिन्य होता है ना, जो उठापटक थी वो खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। फुर्सत ही नहीं किसी को। बिल्कुल। तो इसको मैं सम्मान पूर्वक और आभार पूर्वक याद करता हूँ कि इन लोगों ने जी, सचमुच सहयोग बहुत किया। जी, ये सामुदायिक कार्य था। शोध का स्तर कैसे उठाया जाए, मैंने इनकी आपस की बैठक में तय कराया कि समकालीन विषयों पर शोध कार्य देने से वो बाजार में लिखवाया जाएगा। चलो हम प्राचीन विषयों पर शोध कार्य देते या सर्वेक्षण पर शोध कार्य देते, वो किस बाई के लाल से लिखवा के लाओगे? यहीं सामने अवश्य ये बैठे हुए हैं। शायद तब लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि सनीमा को शोध से जोड़ा जाए। जी, हमने सनीमा का योगदान क्या है ये विषय आपको दिया। और सर्वेक्षण पर कार्य कहीं से रेडीमेड नहीं बन सकता है, जो परिश्रम करेगा आपको ढूंढ के ही लाना वही पड़ेगा। ढूंढ करके लाना पड़ेगा। तो तो कुछ परिणाम ऐसे हुआ कि शोध से बाजार गायब होगी और जो द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी का कार्य हुआ करता था वो खत्म समाप्त हो गया। तो कौन से ऐसे शोध के विषय हैं जिन्हें आज आप इस पॉडकास्ट में याद करना चाहेंगे? देखिए, उन विषयों को उठाया जैसे इतिहास उठाया। जी, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का इतिहास क्या है, जैसे सेंगर जी का योगदान क्या है, मिश्र बंधुओं का योगदान क्या है, जी, इसलिए जिनको लोग भूल गए थे। हाँ। मिश्र बंधु इसी लखनऊ नगर के रहने वाले थे, लेकिन लखनऊ की जनता इनको भुला बैठी थी। जी, उसी तरह से राजभाषा का स्वरूप क्या है, हमने अप्लाइड रिसर्च कराया कि यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों में भेजो और देखो वहाँ हिंदी की स्थिति क्या है। इनकी रिपोर्ट जब आई और गृह मंत्रालय को हमने भेजा कि आपके यहाँ का क्षेत्र में यह स्थिति है हिंदी की, जी, इस पर विचार कीजिए। फिर विश्व हिंदी के रूप में हिंदी का डायस्पोरा क्या है, कहाँ कहाँ किन किन देशों में हिंदी किस रूप में बोली जाती, तो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना इत्यादि इत्यादि। एक एक रचनाकार को अब वहाँ के अभिमन्यु अनंत के ऊपर पहली पीएचडी आज शुरू हुई। ये मैं बता रहा हूँ 30-35 वर्ष पहले की बात है। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ सिद्धांत परक कार्य, कुछ अप्लाइड जी, या सर्वेक्षण परक कार्य, जो भाषिक सर्वेक्षण है या लोक साहित्य का सर्वेक्षण है, और कुछ इतिहास परक शोध कार्य।
मैंने ये देखा कि ये एमए पास विद्यार्थी अभी सैद्धांतिक चर्चा तो नहीं कर पाएगा, खासतौर से जिन लेखकों पर बहुत लिखा जा चुका है। और तुलसी पर कौन नया विद्यार्थी लिख करके देगा? हाँ, और क्या लिखेगा? अभी जो फ्रेशर है जी। लेकिन हाँ, वो नौजवान है, साइकिल लेकर गांव में सुदूर जा सकता है और घर के भीतर घुस करके वहां से लोक साहित्य जत्सार के गीत ला सकता है। तो इस तरह के अप्लाइड वर्क कराए, जैसे कि अवध में अलहैतों की परंपरा क्या है। पवन अग्रवाल उस समय हमारा विद्यार्थी था, इनको कहा कि तुम अवध के लिस्ट पूरी हमने बनाई, उसमें 70 गायक थे जिनके इंटरव्यू करने थे, कहीं ट्रैक्टर पर चढ़कर, कहीं साइकिल से जाकर, कहीं बस से जाकर, सुदूर गांवों में। हाँ। इतने सारे कैसेट लेकर के जब आए, हाँ, और उनकी एनालिसिस की गई तो पता चला कि आल्हा किन किन तरंगों में गाया जाता है जी, उसके लय अलग अलग कौन सी हैं, उनकी परिपाटी कौन कौन सी, लड़ाई कौन सी ज़्यादा प्रचलित है। तो इस तरह से जो मतलब प्राय साहित्य कलाएं हैं वो भी प्रकाश में आ गए, किसी न किसी रूप में हुआ। आपने अभी लखनऊ में मिश्र बंधुओं की चर्चा की और आपका कार्यकाल भी लखनऊ शिफ्ट हो चुका था। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि लखनऊ तो वैसे भी साहित्य के दिग्गजों की ज़मीन रही है, चाहे नागर जी हों, चाहे भगवती चरण वर्मा जी हों, चाहे यशपाल जी हों, हमने लखनऊ कक्ष बना रखा था पूरा। अच्छा, तो ज़रा उसके बारे में बताइए और लखनऊ के साहित्यिक परिवेश के बारे में खोज करते हुए कि लखनऊ को पहला कवि कौन है, तो हमें 1539 का एक कवि मिला, सूरदास लखनवी। अच्छा। जिसने नल दमन नाम का महाकाव्य लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। अच्छा। फिर यहाँ से पंजाब चले गए थे। हाँ। लेकिन उसकी प्रति नहीं मिल रही थी। खोजते खोजते पता चला कि आगरा के केएम इंस्टीट्यूट में उसकी एक प्रति रखी हुई। अच्छा। तब जिरास नहीं था अनामिका जी। 3 विद्यार्थियों को बारी बारी भेजकर, और बहुत बड़ा श्री सत्यदेव मिश्र तब वहीं पर कार्यरत थे, उनके माध्यम से उसको पूरा लिखवाया, फिर उसके ऊपर पीएचडी करवाई। फिर विश्व बंधु पर पूरी पुस्तक मैंने एक लिखी, उनके नवरत्न को लेकर, विश्व बंधु विनोद को लेकर, और तमाम उनके गद्य पद्य की रचनाएं भी बहुत सारी रही है। तो कोशिश ये की कि जो बड़े लेखक यहाँ के रहे हैं उनमें मिश्र बंधु हैं, उनमें पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी का योगदान, नागर जी, यशपाल जी, भगवती चरण वर्मा, ललित जी, रूप नारायण पांडे, पंडित जगमोहन नाथ अवस्थी, वो यही हमारी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका बहुत अरसे तक यहाँ रही है, शिवानी जी। हाँ, तो फिर श्रीलाल शुक्ल और इस नई पीढ़ी में कुंवर नारायण वगैरह वगैरह, इनको हमने अधिकाधिक पाठ्यक्रम में भी समावेशित करने की कोशिश की। तब यहाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी भी रहते थे, श्रीलाल जी, गजेंद्रनाथ जी यहाँ रहे हैं, रमई काका बहुत अरसे तक यहाँ रहे हैं। तो इन सब को चाहे अवधि के हों, चाहे ब्रजभाषा से जुड़े रहे हों, कथाकार हों, नाटककार हों, समीक्षक हों, कवि हों, पुराने और नए पत्रकार हों, इन सब को व्यवस्थित रूप से इनकी एक बहुत बड़ा एक तालिका बनाई, एक तरह की डायरेक्टरी कह लीजिए। तो उसके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इनका सदुपयोग भी करने का अवसर मिला। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पढ़ाने भी आते थे, पत्रकारिता विभाग सारा हमारे पत्रकारों ने, रामपाल सिंह जी नवभारत टाइम्स के लोकल एडिटर थे, रीजनल एडिटर, वे पढ़ाने आते थे, अखिलेश मिश्र जी नियमित हमारे पढ़ाने आते थे। तो ये सारे पाठ्यक्रम जो खासतौर से रोजगार परक थे, इन्हीं के बलबूते चलते रहे। डॉक्टर साहब, हम आपके लेखन की चर्चा कर रहे थे, तो आपने बताया कि छायावाद के गद्य को स्पष्ट करने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए और लेखन के माध्यम से उसको आप सामने भी लाए, और उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी अनुवाद और इन सारी चीज़ों की, मतलब अगर जिसे आपने कहा कि बिखराव है, अगर हम उसे दूसरे शब्दों में कहें कि ये तात्कालिक आवश्यकता का लेखन आपने किया। आवश्यकता तो थी, क्योंकि हिंदी में पाठ्योपयोगी या परीक्षोपयोगी सामग्री तब विद्यार्थियों के सामने नहीं थी। अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ करके वे तैयार कर सकें इतना कठिन था जी। और फिर अपनी पत्रकारिता को अपने ढंग से सोचने की आवश्यकता थी जी। विदेशी हिंदी पत्रकारिता के बारे में नहीं लिख सकते हैं जी। तो पत्रकारिता पर कई पुस्तकें बनानी पड़ी। विशेष रूप से एक विचार आया
कि आज तक के जितने छपे हुए पत्र हैं हाँ। उनका एक कोष तैयार किया जाए। अच्छा, समाचार पत्रों का। जी। अब बिना जाने हुए मैंने सांप के बिल में हाथ डाल दिया। तब हद पता नहीं थी कि हिंदी में कितनी पत्र पत्रिकाएं, उसमें 16,000 पत्रिकाओं का विवरण है। जी। उसका संपादक कौन था, प्रकाशक, लेखन कब शुरू हुआ, हाँ। कितने स्तंभ थे, हाँ। मूल्य क्या था, जी। उसकी देन क्या थी। जी। कई ऐसे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका जी। जिसको लोग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी जर्नल तब कहते हैं, लेकिन प्राणलेवा कार्य था वो। कई वर्षों तक उसे जूझना पड़ा। हाँ। तब जाकर के वो सारा विवरण तैयार हुआ। उसी के साथ साथ संचार भाषा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्या होती है, जी। अलग अलग बीट एरिया की भाषा क्या होती है। जी। अब जैसे कोई विधि क्षेत्र में संवाददाता रहा है। कार्य करने जी। जा रहा है और उसको पता नहीं कि फौरी तौर क्या होता है, पुलिस की दबिश क्या होती है, हाँ, तो उसको तो वो रिपोर्ट भाषा नहीं समझा बना रहा। पाएगा। बिल्कुल। वैसे ही साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हर एक अलग का अलग कम्युनिकेशन अलग अलग होता है। पारिभाषिक शब्दावली अलग जी। है। तो इसकी एक बड़ी लंबी सूची बनाकर उनको अर्थ समझाया ताकि तैयार होकर के उसमें जाए। ऐसे अनुवाद के कई रूप सामने आए। अनुवाद केवल शब्दों का, वाक्यों का ही नहीं होता है। जो रूपांतरण करते हैं, कहानी का आप नाटक बना देते हैं, जी। ये भी अनुवाद है। जी। जो डबिंग करते हैं, हाँ, ये भी अनुवाद है। जी। जो इंटरप्रेटिंग करते हैं, वो भी अनुवाद है। सारांश जो बनाते हैं, वो भी अनुवाद है। तो इस तरह से अनुवाद के भिन्न भिन्न रूपों का विकास होता चला गया और यह पाठ्यक्रम फला फूला। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के 70-75 विश्वविद्यालयों ने इसे अपनाया और थोड़े दिनों में कहा जाता रहा कि ये उसके अग्रणी है, उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया। जी। जी। फिर मुझे लगा कि समीक्षा की बड़ी दुर्दशा हो रही है। पहली बात तो ये कि हिंदी की जो सबसे बहुमूल्य समीक्षा प्रणाली थी जी। वो थी भाष्य प्रणाली। हमने पश्चिम के प्रभाव में, उनकी नकल में आकर वेस्टर्न क्रिटिसिज्म को अपना लिया और अपनी भाष्य टीका प्रणाली को छोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि पाठ समीक्षा से गायब हो गया। लोग हवाई मार करने लग गए, कुछ भी लिख दिया। हाँ, राजनीतिक मतवाद, हाँ। या एक मोटा मोटा इम्प्रेशन, उसका अक्षर जगत से संबंध नहीं रहा। तो इस तरह से वो एक तालु कार्यक्रम बन गया। तो मैं फिर से भाष्य की ओर लौटा और मैंने निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता और साथ ही पद्मावत जैसी मेरे बड़े प्रिय थे। जी। तो पद्मावत के 6 खंडों का पद्मावत प्रभा नाम से वो भाष्य किया। तो ये बहुत पसंद किया गया, इसलिए कि ये कविताएं प्रायः हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती निर्धारित है। तो इनको पढ़ पढ़ करके लोग निकले और मिलने पर कहा कि आप वही हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो उनके सहारे मेरा परिचय आगे बढ़ा। बिल्कुल। ये इसे यूं कहें कि व्यक्ति का लेखन जो है, हाँ, वो उसकी शख्सियत बनता गया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत क्षण होता है किसी भी लेखक के जीवन में कि उसका लेखन उसकी पहचान बन रहा है। एक बार मसूरी गया हुआ था लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्र में जी। वहाँ एक नया IAS जो प्रशिक्षण में आए हुए थे जी, उन्होंने नाम सुना तो कहा कि आप ही ने निराला की वो शक्ति पूजा की। कहा मैंने इसको 20 बार पढ़ा है। क्या बात और है। इतना मुग्ध हुआ वगैरह वगैरह। जी। जी। कहने का तात्पर्य है कि पुस्तक परिचय कराती है आदमी को। जी। फिर इसी क्रम में मुझे लगा कि समीक्षा में जो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए वो कहीं न कहीं बाधित हो रही है और उसका कारण यह है कि हम मतवाद से प्रेरित हैं। तो मतवाद से भिन्न समीक्षा कैसे हो सकती है जिसमें प्रतिबद्धता न हो, लेफ्टिज्म और राइटिज्म कुछ न हो, केवल वस्तुनिष्ठता हो। जी। तो उस प्रकार की कोशिश हुई। फिर साथ ही ये ख्याल आया कि इतिहास को संभालना बहुत जरूरी है। अब इतिहास लिखना तो सचमुच बड़ा विराट कार्य है जी। 1500 वर्षों का मामला, हजारों कवि लेखक, जो कहीं छूट जाता है नाराज होता है, लेकिन ज़्यादा जोर प्राचीन जो खोए हुए लुप्त हैं उन पर रहा। उनका कैसे नया नामकरण किया जाए, कैसे उनकी प्रवृत्तियों का निर्धारण किया जाए जी। काफ़ी लंबा वो क्रम चला, 3 खंडों में वो प्रकाशित होकर आया। तो
लोग कहते हैं कि हाँ ये अपेक्षाकृत व्यवस्थित इतिहास है, जी आगे राम जाने। फिर काव्यशास्त्र की समस्या पैदा हुई। मुझे बराबर ग्रंथ सताती रही कि हिंदी भाषा ऐसी जिसका अपना कोई काव्यशास्त्र नहीं। 75% संस्कृत काव्यशास्त्र हावी है और बचा खुचा अंग्रेजी काव्यशास्त्र हावी है। जी हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुसार बना हुआ साहित्य शास्त्र क्या होगा, तो वो बनाने की कोशिश की। तो ऐसे ही कभी पुराना, कभी नया, कभी लोक साहित्य, कभी शास्त्रीय साहित्य, कभी स्वदेशी, कभी विदेशी। वहीं से विश्व हिंदी की परिकल्पना जागी, वहीं से तुलनात्मक भारतीय साहित्य की कल्पना जागी, जी वहीं से भारतीय साहित्य एक हो जाता तो क्या बात है। हमें ये कष्ट दे रहा था कि यहाँ भारतीय भाषाओं का साहित्य तो है, लेकिन किसी से पूछ दिया जाए कि पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यास कौन है, जी तो कोई नहीं उत्तर दे पाएगा। युद्ध हो जाएगा, तमिल को लगेगा सारे सारे हमारे हैं, बंगला को लगेगा हमारे। वे मानक बनाए जाएं जिन मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ साहित्य भारत का सर्वश्रेष्ठ सामने का आए। निर्धारित हो सके। जी उन मानकों की खोज में विश्वबंधु ने हिंदी नवरत्न बनाए थे ना, जी तो मैंने हिंदी सौरत्न बनाए। कहा तब से भी जरा समय बढ़ गया है जी विभिन्न क्षेत्रों में, जी पर सौरत्न चुने कैसे जाएं। हम्म, तो 300 रचनाकारों से काटते हुए 250, फिर 200, फिर 150, और फिर 100। फिर 100। उसके लिए जो प्लस माइनस पॉइंट्स बनाए गए, जैसे परीक्षक कापियाँ देखता है, इस तरह से वैसे आपने उनके उनकी पूरे रचनाएं देखी। कर्तृत्व को उसके अलग अलग गुणान फल लगा करके उन 100 रचनाकारों का चयन किया। जी तो उसके आधार पर अगर आप उस कसौटी को निर्धारित करना चाहें तो रचनाकारों की रेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये समय समय पे अगर ये कार्य किया जाए और अगर अकादमियां ये कार्य करें हाँ, तो निश्चित रूप से पुरस्कारों बहुत को बेहतर। लेकर झगड़ा होता है कि जी। अमुक को दे दिया, ये उस लायक नहीं था। रेटिंग के आधार पर घोषित करिए, कोई चुनौती नहीं दे पाए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज हर क्षेत्र में होता है एनालिसिस है। कि ये शहर स्वच्छता में नंबर 1, ये नंबर 2 तो आप उसके लिए मानक रखते हैं। मानक रखते। वैसे साहित्य के मूल्यांकन के भी मानक होने चाहिए। और हमें उम्मीद है कि ये बात आपकी दूर तक जाएगी और देश में अनेक प्रदेशों की जो अकादमियां हैं वो ज़रूर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे और अपना पुस्तक में पक्ष सारे रखेंगे। मानकों की चर्चा करके मैंने समझाया जी। है, बस खाली अपना लेने की बात है। अ, वो आग्रह छोड़ देंगे, नहीं नहीं ये तो कुल मिलाकर अल्लाह ताला की देन है और जिस पर विश्वभरा प्रज्ञा कृपा करती है वही ये कर सकता है, इसको गणितीय शैली से नहीं हल किया जा सकता, यह अध्यापकीय शैली है वगैरह वगैरह। जी पर इसके अलावा कोई अगर उपाय सर अंग्रेजी में कहा गया है कि पुशपिन इज़ नॉट एज गुड एज पोइट्री, नहीं। तो अब अगर पुशपिन और पोइट्री के डिफरेंस को मानकीकरण कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। कोई स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि अच्छा क्या है और आज बुरा की ये क्या मांग है। बिल्कुल। और शायद तभी हम एक पैरामीटर भी सेट कर पाएंगे कि ये एक पैरामीटर होना चाहिए। हम चलते चलते आपका एक बहुत ही प्रिय विषय है और वो है तुलसी। हाँ। जैसे तुलसी को राम प्रिय हैं, डॉक्टर दीक्षित को तुलसी प्रिय है। तुलसीदास को पढ़ते हुए मुझे लगा कि रामचरितमानस में जीवन का सर्वस्व है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, वो एक ऐसा कालजयी ग्रंथ है जिसमें सही अर्थों में मनुष्य बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जी। इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जो विभिन्न निमित्त है, माध्यम हैं, उसके सुभाषित जगह जगह पर रखे जाएं, उन पर चर्चा की जाए, तो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव खासतौर से नई पीढ़ी पर अवश्य पड़ेगा। और ये हमारा जो विमानवीकरण हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति पर जो आघात हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता जिस तरह हावी होती चली जा रही है और जिस तरह हम अमानुष होते चले जा रहे हैं, वो प्रक्रिया रुकेगी। लोगों ने समन्वयवादी कह कर के इस पक्ष की उपेक्षा कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे समन्वयवादी तो थे जी, लेकिन समझौतावादी नहीं थे। अपनी शर्तों पर वे दोनों के बीच का मध्य मार्ग निकाल रहे थे और इस रूप में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के समाधान खोजे। तो जैसे मध्यकाल में रामचरितमानस के माध्यम से, अपने पूरे अभियान के माध्यम से
उन्होंने हिंदुओं के धर्मांतरण को रोका था, बाहरी प्रभाव को झेलने का साहस हमें प्रदान किया था। जी वैसे ही आज के इस पाश्चात्यकरण के दौर में ये भी एक तरह का धर्मांतरण ही है। बिल्कुल। इस दौर में रामचरितमानस हमारी अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, बशर्ते उसको हम मनोयोग केवल धर्म ग्रंथ के रूप में ही नहीं, नीति ग्रंथ के रूप में धारण उसे करें अपनाएं और और उसे अपनाएं। उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अपने व्यक्तित्व पर लेने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, एक शतक पूरा होने में सिर्फ 12 वर्षों का समय शेष है। तो आपका शतक पूरा हो, उस पूरे शतक तक आप अपने जीवन की साहित्य साधना को किस रूप में देखना चाहते अरे हैं? आपने वो तो मर्म को कुरेद दिया है। तो मुझे इन दिनों ऐसा लग रहा है जी कि गाड़ी छूट रही है, कहीं ऐसा ना हो हाँ कि मैं रह जाऊं। हाँ बहुत से अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जी, उनकी तो गाड़ी छूटेगी नहीं। पूरा करने की लालसा, जी लेकिन कई तरह के व्यवधान हैं। जितना जो समय मिलता है मैं चाहता हूँ उसी को अर्पित किया जाए। जब उन फाइलों की तरफ नज़र जाती है तो काटने दौड़ती है और मुझे ग्लानि होती है कि कुछ अधूरा रह गया। अधूरा रह जाएगा, मेरी आत्मा अतृप्त रहेगी। हाँ, उनमें से कई महत्वपूर्ण कार्य हैं इन दिनों, विशेष रूप से उदाहरण के लिए मैंने काव्यशास्त्र वाली चर्चा की, जी अभी पूरा नहीं हो पाया है। दूसरे कुछ कोश और तैयार करने हैं, इतिहास को भी बराबर अपडेट करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इतिहास तो निरंतर बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से भाषा के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि हिंदी दिनों दिन पिटती चली जा रही है। जी कल तक जितनी थी उससे 1% आज अंग्रेजी और बढ़ गई। उसके रोकने के कोई उपाय हम लेखकों के पास तो नहीं है, केवल शासन से ही अपील कर सकते हैं। पर उसका तरीका क्या हो सकता है, उसके लिए किस अभियान की आवश्यकता है, कैसे हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए कि संसद सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएं, राजभाषा अनिवार्य रूप से लागू हो जाए, राष्ट्रभाषा की घोषणा हो जाए, देवनागरी लिपि का संक्षिप्तीकरण हो जाए, उसका अधिकाधिक कंप्यूटरीकरण हो जाए, शब्द संपदा जो बिखरी है वो एकत्र हो जाए, हमारे मुहावरे बचे हुए, कहावतें बची हुई रह जाएं, लोक वाङ्मय की और ज़्यादा रक्षा की जा सके। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो सचमुच बहुमूल्य है और नष्ट हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। तो समकालीन कवि लेखकों को तो हम आगे भी देख लेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां उनको संभालेंगी। अगर 10, 20, 50 वर्षों तक अपनी जनपदी संस्कृति की रक्षा नहीं की गई, अवधि शब्द गायब हो जाएगा, उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। ब्रजभाषा शब्द चला जाएगा, फिर उसे कोई नहीं समझ पाएगा। निश्चित रूप से वो पीढ़ी जो आज है, हाँ, वो अगर उनसे वंचित रह जाएगी। तो इनको कैसे बचाया जाए और राजभाषा को कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोश बनाए जाए। अब देखिए, बात करते हैं, लेकिन अवधि का कोई कोश आज आपसे मांगे तो आप दे सकेंगे नहीं। अवधि का कोई व्याकरण आप किसी को दे सकेंगे? बना ही नहीं गया। हम केवल पुरस्कारों उपाधियों के चक्कर में फंसे हुए, केवल जलसे के चक्कर में फंसे हुए। जी, आवश्यकता इन कामों को बांट देने की है। अलग अलग जिलों से लोगों के शब्द एकत्र करके एक जगह बड़ा कोश बनाया जा सकता है। जी, बहुत बड़ा लोक साहित्य का संग्रह हो सकता है। ऐसे ही कंप्यूटरीकरण का प्रश्न है। जो नई पीढ़ी है कंप्यूटर में अच्छी जानकार है, उसको थोड़ा साहित्य पढ़ा दिया जाए तो आपके तो वो इसमें बेहतर कर सकते हैं। एआई में वो अपनी भूमिका निभाएगा। अब एआई इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है तो समीक्षक काम नहीं कर पाएगा, अब इतिहासकार काम नहीं कर पाएगा। अब नई पीढ़ी, हम लोग जानते नहीं कंप्यूटर के बारे में, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जाएगा तो जा करके वो एआई के माध्यम से भविष्य को संभालेगा। बिल्कुल, उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। भविष्य बहुत खूबसूरत हो। आज इस उम्र में भी इतना काम आपकी नज़र में अभी बाकी है
और न जाने कितना और बाकी होगा। आपकी ये जिजीविषा ऐसी ही बनी रहे और वो पीढ़ियाँ जिन्हें आपने तैयार किया है, हमें उम्मीद है कि वो पीढ़ियाँ ज़रूर आपके अधूरे और बचे हुए सपने को पूरा करेंगी। लेकिन हमारे साथ इस पूरी यात्रा में कुछ और सहयात्री भी हैं और डॉक्टर दीक्षित आपसे वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी इस पॉडकास्ट यात्रा में कुछ और सहयात्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मिशील शुक्ला, जो खुद एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी। हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं सुनील बाजपेयी जी, जो आपके बैसवारा के ही क्षेत्र के हैं। तो इनकी भी कुछ इच्छा है आपसे जानने की। हमें उम्मीद है कि स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट यात्रा में कुछ अगर छूटा सूत्र हो तो वो फिर से जुड़ जाए। तो सुनील जी, आप पूछें अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मुझे गर्व है कि मैं भी उसी साहित्यिक उर्वरा भूमि से आता हूँ जहाँ से आप आए हैं, बैसवारा क्षेत्र, जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहाँ एक ढेला उठा करके कहीं फेंक दो तो जिस घर में गिरेगा वहाँ साहित्यकार कोई न कोई होता है। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। मैं आपको एक बहुत अच्छे हिंदी का शिक्षक, बहुत अच्छा हिंदी का साहित्यकार और बहुत अच्छा हिंदी का समीक्षक, 3 रूपों में जानता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 3 रूपों में आपका सर्वाधिक प्रिय कौन सा रूप है और सबसे अधिक कार्य आपने किस रूप में किया है? इन तीनों रूपों में वाजपेयी जी सर, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक रूप में साहित्यकार भी कह सकते हैं और शिक्षक रूप में समीक्षक भी कह सकते हैं। यूँ जीवन का अब तक का अधिकाधिक समय शिक्षण क्षेत्र में ही बीता है। औपचारिक रूप से कहूँ तो 1963 से लेकर 1999 तक जोधपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में रहा। 1999 से 2010 तक मैं 13 विश्वविद्यालयों में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में कार्य करता रहा। सर, फिर जिनको ओरिएंटल या रिफ्रेशर कोर्सेज कहते हैं, इनकी संख्या 500 के ऊपर है। कुल मिलाकर 2018 तक मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा रहा हूँ। एक्टिव जिसको कहते हैं जा करके पढ़ाना। सर, अब ऑनलाइन ही हो पाता है, यात्रा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में इस शिक्षण कार्य से संबद्ध हूँ। उसमें विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। सर, एक प्रश्न मेरा कुछ और इसमें बनता है कि हर शिक्षक एक अच्छा साहित्यकार नहीं हो सकता है और हर शिक्षक ना ही एक अच्छा समीक्षक हो सकता है। लेकिन आपके ये तीनों ही रूप समाज के सामने बड़े उत्कृष्ट स्वरूप में आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन तीनों में सबसे भारी स्वरूप कौन सा रहा? इन तीनों में यूँ कोई भेद नहीं है। अब वो अपनी अपनी रुचि या अपनी अपनी क्षमता, कोई न बनना चाहे तो समीक्षक नहीं बनेगा, न बनना चाहे साहित्यकार नहीं बनेगा। यूँ आप देखें ना कि जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ है किसी रूप में, क्रिएटिव ऑथर है, संचारकर्मी है, शिक्षक है, ये सब है उसी परिवार के। लेकिन अभिरुचि पर बहुत कुछ निर्भर है कि उस क्षेत्र में उसने क्या किया है। सर, जब आप उच्च कक्षाओं में किसी भी कवि लेखक को पढ़ाते हैं या किसी रचना को पढ़ाते हैं तो समीक्षा तो हो ही रही है। बिल्कुल। उसी को व्यवस्थित रूप दे देने से आप समीक्षक हो सकते हैं। और कुल मिलाकर 72 अर्थों में साहित्य की सेवा हो ही रही है। तो मैं कोशिश यही करता रहा हूँ शिक्षक रूप में कि अपने पाठ्य विषय को अधिकाधिक संप्रेषणशील बना सकूं। विद्यार्थी के स्तर पर उतर करके पहले तो उसको जो प्रारंभिक अर्थबोध है वो कराऊं, उसके बाद उसे गूढ़ार्थ योजना की ओर ले जाऊं। वो चिंतन की उस प्रक्रिया पर कि वो ज़्यादा अच्छा सोचने का अभ्यास कर सके और धीरे धीरे सोचते सोचते स्वयं समीक्षक बन जाए।
तो यह एक प्रकार की यह रचनात्मक प्रक्रिया लेखन प्रक्रिया की तरह ही चलती रहती है। धन्यवाद सुनील वाजपेयी जी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रश्मिशील जी। रश्मिशील जी, आपका क्या प्रश्न है डॉक्टर दीक्षित से? अनामिका जी धन्यवाद। मैं पूरा सुन रही हूँ और मुझे लगता है कि बहुत विस्तृत चर्चा हुई भी है, लेकिन इस चर्चा में एक पक्ष जैसा कि मुझे लग रहा है कि छूट गया है। आपकी एक जो पहचान और साहित्य के लिए और भाषा के लिए और हिंदी के लिए जो योगदान है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, और मुझे लगता है इस पर चर्चा नहीं हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी की व्यवस्था, और जो आज बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की जो संभावनाओं पर जो अधिकृत मान्यता की संभावनाओं पर प्रश्न चल रहा है, उस पर आपकी क्या दृष्टि है? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने रश्मि जी। 1975 के विश्व भाषा सम्मेलन में मैं पहली बार नागपुर गया। वहाँ देखकर मुझे लगा कि हिंदी का एक वैश्विक रूप बनने वाला है। विश्वविद्यालय में जब अवसर मिला तो पूरे देश में पहली बार विश्व हिंदी का पाठ्यक्रम हमने शुरू किया और उसको 3 भागों में बांटा। पहले वे देश जो हमारे पड़ोसी प्रतिवेशी राष्ट्र हैं, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा इत्यादि इत्यादि। दूसरे वे जो भारतवंशी बहुल हैं, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, जहाँ से हमारे गिरमिटिया 150 वर्ष पहले गए थे। वहाँ साहित्य रचना कर रहे हैं, पत्र पत्रिकाएँ निकालते हैं, उनकी संस्थाएँ हैं, विद्यालय हैं। तीसरे अप्रवासी राष्ट्र, अप्रवासी बहुल राष्ट्र, जहाँ कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूके ले लीजिए, जहाँ 8 करोड़ भारतीय आज रह रहा है मोटे तौर से। तो इन तीनों स्थानों में हिंदी की क्या स्थिति है? कहीं देखिए इसको बौद्धा स्टडी के नाम से पढ़ाया जा रहा है, कहीं संस्कृत के साथ पढ़ाया जा रहा है, कहीं उर्दू के साथ पढ़ाया जा रहा है, कहीं इसको अफ्रीकन स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है, कहीं ओरिएंटल स्टडीज़ कहा जाता है। लेकिन लगभग 250 विश्वविद्यालयों में बाहर हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। लोग शोध कार्य कर रहे हैं और कर ही नहीं रहे हैं। स्थिति तो यह है कि आधुनिक हिंदी का सारा रूप विदेश से ही आया हुआ है। शोध कार्य 1918 में लंदन विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। समीक्षा बाहर से आई है, पाठालोचन बाहर से आया हुआ, पाठ्यक्रम बाहर से आया, लेक्सोलॉजी माने कोशकारिता बाहर से आई हुई है, पत्रकारिता बाहर से आई हुई है। हमको कृतज्ञ भाव से उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए। दूसरे बाहर के तमाम विद्वानों ने हिंदी पर जो लेखन किया है, ख़ासतौर से जो गवेषणात्मक कार्य किया है, उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर सर जॉर्ज ग्रियर्सन न होते तो हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जाता? तुलसीदास को पहली बार उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में स्थान दिया था। वारानिकोव ने पहली बार बताया कि रामचरितमानस एक ऐसा काव्य है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रगतिवादी काव्य है। हमारे यहाँ जिन दिनों मार्क्सवादी लोग इस पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय वारानिकोव का यह कथन सोचिए कितना सहायक हुआ उनकी रक्षा में। उसी तरह से तेसतोरी ने जो काम किया है, फादर कामिल बुल्के ने जो काम किया है, विद्वान तो बड़े बड़े हैं, लेकिन राम कथा उद्भव और विकास जैसा ग्रंथ क्या कोई भारतीय विद्वान दे पाया? ऐसा शब्दकोश कोई भारतीय विद्वान बना पाया? कुछ बात तो है इनमें। मिशनरी हैं, उनके भीतर एक मिशन है, उस जज्बे के आधार पर काम करते हैं। तो इन लोगों का जो उपकार है उसको भी नतशिर होकर स्वीकार करना चाहिए हिंदी के लिए। तो कोशिश ये की कि विश्व हिंदी के इन तमाम पक्षों को संभाल करके रखा जाए। पहले तो ये है कि मॉरिशस में किस प्रकार की हिंदी लिखी जा रही, जिसको मॉरिसन हिंदी कहते हैं। त्रिनौद में जो लिखी जा रही इसको त्रिनी हिंदी कहते हैं। सूरीनाम में जो लिखी जा रही इसको सरनामी हिंदी कहते हैं। उनका व्याकरण क्या है, उनके भाषिक प्रयोग कैसे? कहीं भोजपुरी हावी है, कहीं अवधी भोजपुरी, दोनों हावी है। खड़ी बोली से उतना उनका संबंध नहीं है, लेकिन उनका कोश बनाने की आवश्यकता है। उनके रचनाकारों का परिचय कोश बनाया जाना चाहिए। उनको हिंदी जगत से जोड़िए। ये सारे देश जब एकजुट हो जाएंगे तो हिंदी का तो विस्तार अपने संयुक्त आप राष्ट्र माना संघ जाएगा। में हिंदी की मान्यता सुनिश्चित हो जाएगी। ये सारे देश अगर एकजुट हो जाएं तो जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ का एक अपना कल्चर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वैसे हिंदी कल्चर भी वैश्विक स्तर पर
स्थापित हो जाए। भाषा बहुत जोड़ती है लोगों को, बिल्कुल। बशर्ते उस भाषिक संस्कृत को समझ लिया जाए। तो आवश्यकता प्रचार प्रसार की है। हमारे यहाँ संस्कृति निदेशालय और उसके अलावा विदेश मंत्रालय इस दिशा में सचेष्ट है। 12 विश्व सम्मेलन करा चुके हैं। अभी फिजी में जाने का मुझे भी अवसर मिला था। तो आवश्यकता ये है कि हम अपना साहित्य जो सचमुच बाहर भेजने लायक है जी, उसको प्रसारित करें। यहाँ कई लोगों ने मैत्री के आधार पर विदेशी भाषाओं में अपने अनुवाद करा लिए हैं। अब वो लेटर हेड में लिखते हुए बहुत प्रसन्न रहते हैं कि हमारा देश विदेश में उनका साहित्य, लेकिन वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मैंने ये मांग की है कि एक ट्रांसलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित की जाए जी, जो बाकायदे निरीक्षण परीक्षण करके तय करे कि विदेश भेजने लायक है। ऐसे प्राचीन साहित्य भेजा जाए। अगर इसको समय समय पर भेजा गया होता तो कामायनी को नोबेल प्राइज मिल जाता, सही। लेकिन हमने वो तत्परता नहीं बरती। अभी समय है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, इनके उत्कृष्ट साहित्य को अनुदित अच्छे अनुवादों के माध्यम से बाहर भेजा जाए। उनका प्रचार प्रसार आज बहुत जरूरी है। रविन्द्रनाथ जी को भी प्रचार प्रसार करना पड़ा था जी, अपने पुरस्कार के लिए, तो उसको आप अन्यथा अर्थों में न ले, लोगों की जानकारी में लाना जरूरी होता है। जी। तो इस तरह हिंदी साहित्य विश्व स्तर पर उजागर होगा। अभी कड़वी सच्चाई ये है कि अधिकांश देशों में अधिकांश नागरिक नहीं जानते कि हिंदी क्या है। ये बिल्कुल सच है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना और बात है, वो तो सभी भाषाएं पढ़ाते हैं। ऐसे ही अपने भारतवंशियों के बीच प्रचलित होना अलग बात, वहाँ भी दिनों दिन अंग्रेजी फैलती चली जा रही है। नई पीढ़ी अब जीन्स पहनती है, अंग्रेजी बोलती है, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। प्रश्न है कि इस नई पीढ़ी को हम कैसे जोड़ें। इसको चाकचक्य दिखाना होगा कि हिंदी पढ़ करके तुमको विश्व स्तर पर भी नौकरी मिलेगी, तो उस ग्लैमर से प्रभावित होगी। लेकिन उसी तरह से इसका पूरा परिप्रेक्ष्य पूरा तैयार एक विजन बनाना होगा, उस रूप में देखने की जरूरत है। धन्यवाद रश्मि जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश चंद अवस्थी जी। अवस्थी जी, आपका प्रश्न। डॉक्टर साहब, आप जिस अवधि में जोधपुर विश्वविद्यालय में थे, हाँ, उस समय अज्ञेय जी भी थे, तो अज्ञेय जी के बारे में कुछ बताएं। और उसके पश्चात आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आए, तो यहाँ जो नियुक्ति आपकी हुई उसके संबंध में भी कुछ जानना चाहते हैं। आपने पुरानी स्मृतियों को कोरे दे दिया है लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपका प्रश्नोपरिषद। अज्ञेय जी बड़े विलक्षण व्यक्ति थे अवस्थी जी। विलक्षण इस नाते कह रहा हूँ कि उनको परिभाषित कर पाना बड़ा कठिन था। मूडी, अगर मूड आ जाए तो बच्चों की तरह चपल, बहुत सहज, बहुत निर्विकार। जैसे उनके घर में जाने पर वे बिना खाए खिलाए पिलाए हुए किसी को नहीं आने देते। लेकिन ये मजाल नहीं है कि वे अपने आप बर्तन उठा रहे हैं, धो रहे हैं, चाय चढ़ा रहे हैं, पानी बना रहे हैं, तो आप उसमें कहीं हाथ लगा दें, इतने से रूठ जाएंगे। नहीं, आप बैठिए। वे खुद बहुत रिफाइन टेस्ट के आदमी थे। उनका टी सेट देखने लायक रहता था। उसके ऊपर सचमुच सोने का जरी का काम किया हुआ, बहुत अच्छे अच्छे प्याले और बहुत अच्छे ढंग से सजा करके ट्रे पूरी रखते थे और अपने हाथ से प्याला देते थे। इतना बड़ा आदमी हम जैसे इतने छोटे आदमियों के लिए इस लेवल पर उतरकर ये हमारे लिए अकल्पनीय था। दूसरे मूडी इस अर्थ में कह रहा हूँ कि एक दिन उन्होंने प्रस्ताव किया कि शरद चांदनी आ रही है, चलो डिज़र्ट में चला जाए। तो जोधपुर से कोई 10-12 किलोमीटर दूर, जहाँ ये मरुस्थल, सही अर्थों में मरुस्थल है, जैसलमेर नहीं, जोधपुर के भीतर ही अच्छा। 10-12 किलोमीटर दूर एक स्थान ऐसा मिला जहाँ पूरा रेत का मैदान था। तो वहाँ गए, गाड़ी वाड़ी बड़ी शानदार रखे हुए थे, हम 5 लोग थे, और जा कर के वहाँ दरिया बिछा दी गई और रात भर वहीं लेटे रहे। उनसे कोई बोले तो टुटुक जाए। तो हम सब सोचे कि आखिर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हाँ, है अवनी और अंबर तल में, और पूरी रात वो चांदनी पीते रहे, बिल्कुल चंद्र चकोर की तरह से।
ऐसे ही अब तुनुक मिजाजी की बात बताऊं, ये नामुर जी ने बहुत कोशिश की कि अपने 1.5 साल के कार्यकाल में एक बार हिंदी विभाग में आ जाए। उन्होंने मना कर दिया। नहीं गए। बड़े बड़े आयोजन, समारोह, संगोष्ठियाँ वहाँ नहीं गए, वहीं रह रहे थे, उसके बावजूद नहीं गए। कुछ ऐसी चिढ़ समझ लीजिए, व्यक्तिगत जो भी राग विराग रहा हो। भावुक इस प्रकार के, एक दिन मैंने उनको डिनर पर बुलाया और कई वरिष्ठ प्रोफेसरों को भी आमंत्रित किया। तो किसी ने यह अनुरोध किया कि वात्स्यायन जी ये कविता, तो बहुत धीरे बोलते थे, कविता तो मुझे याद नहीं रहती। तो किसी ने कहा कि अगर पुस्तक दी जाए, तो आंखें नीचे ऊपर करते रहते थे। कहा कि लाओ। तो मेरे पास उनके 15-16 संस्करण, ग्रंथ अलग अलग, काव्य संकलन। अब वो सुखद में बीन के ले तो आया, लेकिन ये ध्यान न रहा कि उन कविताओं में आगे पीछे मैंने टिप्पणियां लिख रखी हैं। उन्होंने एक संकलन उठाया और उसको देखने लगे, तो फिर सारी पूरी पुस्तक पलट पलट करके देखे। फिर दूसरी उठाई, उसको देखा, आधा घंटा तक किताब ही पढ़ते रहे। हम सब सन्नाटे में बैठे हुए, और मुझे तो काटो तो खून नहीं कि पता नहीं मैंने उसमें क्या लिख दिया हो और उसका क्या अर्थ है लेंगे। और उसके बाद धीरे से कहा, तो तुमने पढ़ा है। मुझे बड़ी आश्वस्ति मिली कि देवता के गले बात उतर गई। और उसके बाद उन्होंने उस पुस्तक से कुछ कविताएं पढ़ी, छोटी छोटी, और फिर आग्रह करके सुनाने लग गए कि एक कविता और सुनिए। एक वो लिखी थी, उस अवसर की थी, ये प्रसंग था, ये सुन लीजिए। लोगों ने अनुरोध किया कि असाध्य वीणा सुना दीजिए। तो असाध्य वीणा जो उन्होंने सुनाई है, वो सचमुच अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। उस तरह सचमुच जो, जैसे उस कविता में कहा कि डूबा सब सुर डूब गए, तो उसमें सब डूबे उतर आए। क्या बात। वो आनंद दोबारा जीवन में नहीं मिल सकता। यहाँ विश्वविद्यालय की स्थिति तो यह है कि रीडर होकर के आया था उसे जी। मैं तो लखनऊ को भूल गया था, और लखनऊ मुझे भी भूल गया था। 13 साल हो चुके थे। कब क्या विज्ञापन निकला मुझे पता नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मेरे गुरुजनों में किसी ने अनुकंपा करते हुए प्रार्थना पत्र भेजा कि इस पर हस्ताक्षर करके लौटाओ। आगे कुछ नहीं है, बस एक पर्ची लगी हुई, इसे हस्ताक्षर करके लौटाओ। अवस्थी जी, पंडित हरिकृष्ण अवस्थी विभागाध्यक्ष हुए थे। अब गुरु की आज्ञा, मैं जानता था कि यहाँ आ पाना तो असंभव है। अगर नियुक्त भी हो जाए तो कोर्ट स्टे आ जाएगा। लेकिन खैर जो कुछ ऐसा बना, 2 पद थे, दोनों में मैंने अप्लाई कर दिया था। हाँ, समय इतना कम था कि थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेज पाया था। विभागाध्यक्ष से नो ऑब्जेक्शन NOC ले ली थी और सीधे अवस्थी जी के ही पते पे भेज दिया था। उन्होंने लगवा दिया, का लेटर पहुँच गया। वहाँ से चला कि चलो कुछ नहीं, गांव घर घूम करके लौट आऊँगा। पहली कमेटी जो हुई उसमें यह खबर उड़ाई गई थी कि हमारे गुरु डॉक्टर देवकीनंदन श्रीवास्तव जी थे, यहाँ से शांति निकेतन चले गए थे, कि वे पुनः आ रहे हैं। तो इंटरव्यू देते हुए पहला वाक्य मैंने यही कहा कि अगर गुरुवर आ रहे हों तो अपना कैंडिडेचर मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो कुलपति जी ने कहा कि नहीं, रीडर पद में ऑफर नहीं किया जाता, वे इंटरव्यू में नहीं आए, इसलिए वो प्रश्न तो नहीं है। खैर, और बाकी प्रश्न एकेडमिक डिस्कशंस जो हुए होंगे। दूसरी कमेटी जो हुई उसमें हमारे कुलपति जी ने कहा, उन्होंने मन ही मन में ये समझ करके कि पहली कमेटी में इसकी नियुक्ति हो गई है, तो ये प्रश्न करना स्वाभाविक समझा कि अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आप कितने में यहाँ आना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपके आवेदन में देखा है वहाँ अलाउंसेस ज़्यादा है और रीडर में ऑलरेडी वहाँ हो चुका था जी। तो उतना तो हम नहीं दे पाएंगे। हमारे मुंह से पता नहीं कैसे निकला कि सर ये हमारी मातृ संस्था है, और मातृ संस्था में आते हुए सौदेबाजी नहीं की जाती। थोड़ी देर का सन्नाटा रहा।
मुझे पता नहीं कैसे एकदम भावुक उठा मैं। उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब बाद में तय किया जाने लगा तो एक्सपर्ट्स ने ही कहा कि अगर कोई मांग ना करे तो क्या उसको घाटे में बुलाएंगे। लेकिन प्रश्न आया कि किस आधार पर इंक्रीमेंट्स दिए जाएं। तो अलग से एक अपवाद रूप में एजेंडा बनाया गया कि लुकिंग टू द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर दीक्षित 4 इंक्रीमेंट्स में भी ग्रांटेड। 4 से ज़्यादा होते तो सचिवालय से सहमति लेनी पड़ती, 4 उनके अधिकार में होते, वो दे दिया। तो खैर अच्छा, मित्रों ने, हमारे शोध के कुछ साथी थे, उनमें एक आवाज़ नहीं है संसार में, वो दफ्तर में उसका बड़ा गहरा प्रवेश था, जाके तुरंत पता करके ले आया कि आपका हो गया है। अच्छा। हाँ, उधर कमेटी ख़त्म हुई और जब जहाँ लिखाई जा रही थी रिपोर्ट प्रोसीडिंग, तो उसी समय उसने सुन लिया, वो रियर किया, कहा कि हो गया। अब समस्या ये हुई कि कैसे ज्वाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ तुरंत स्टे ऑर्डर आता था। आदमी बाहर से रिलीव होके आएगा। जी जी जी। कुंवर चंद प्रकाश सिंह जी की बड़ी सहायता मिली, वो भी बड़े बेचैन थे मुझको यहाँ लाने के लिए। तो वे सरला जी के पास गए और बातचीत हुई और ये निर्णय हुआ कि चलो वाइस चांसलर को सीधे टेलीफोन लगाते हैं। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर को टेलीफोन लगाया और मैंने उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं जोधपुर आऊँगा और रिलीव होकर यहाँ ज्वाइन करूँगा, इस बीच स्टे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आदेश देता हूँ कि आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और फाइल पर मैं ऑर्डर करता हूँ कि मैंने विशेष रूप से ये अनुमति दे दी है कि ज्वाइन करने के बाद यहाँ आकर के रिलीविंग सर्टिफिकेट ले जाए। और मैंने ज्वाइन कर लिया। यह शनिवार का दिन था, दूसरे दिन इतवार था। लोग दौड़े तो अदालत तक, लेकिन तब तक काम हो चुका था। तो ये भीतरी तिलिस्मी किस्सा आपको मैंने और ये जो है, जो मातृ संस्था और मातृभूमि के पड़ोस का जो क्षेत्र था वो आपको बुला रहा था। सचमुच लगता यही है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ का दाना पानी लिखा होता है, हाँ, वहाँ पहुँच ही जाता रवि है। का कविता है, धरती हमको टेर रही है। क्या बात है। धरती ने आपको टेरा और आपने धरती की पुकार को स्वीकार किया और लखनऊ विश्वविद्यालय सचमुच मैं भूल गया था, वहाँ मैंने मकान बनवा लिया था। अच्छा। वही बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई थी। तो ये हुआ कि अब तो जोधपुर में रहना है, बीच बीच में घूमने चले आया करेंगे। लेकिन आकस्मिक रूप से यहाँ का न पानी था। बिल्कुल। तो धरती तो ने फिर टेरा ये और धरती की पुकार को हाँ। सुन के आपने भी और 10 लखनऊ को वर्षों तक धन्य तो किया। 8 वर्षों तक तो सीखता रहा लीडर के रूप में। जी। प्रोफेसर का अध्यक्ष का जब कार्यकाल मिला तो इस बात का मुझे बड़ा सुख संतोष है कि विश्वविद्यालय ने मुझे पूरा सहयोग दिया। कोई योजना, कोई प्रार्थना स्वीकृत नहीं की, पैसा नहीं दिया, लेकिन कोई प्रस्ताव मना नहीं किया। अब आज मैं सोचता हूँ, जैसे संचार भवन बना, हमने अपने वर्ष डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी से तमाम एस्टिमेट्स दिए, तो कोई कह रहा था कि 18 लाख लगेगा, कोई कह रहा था 20 लाख लगेगा। एक पुराना खंडहर था, उसको अपने ढंग से रिनोवेट कराना था। हमारे पास तो पैसा नहीं था, अपने सुवित्त पोषित योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए बचे थे। तो कुलपति साहब ने कहा कि आप हमें अनुमति दे दीजिए, हम दिहाड़ी में बनवाएंगे। अब आज सरकारी संस्था में दिहाड़ी चल सकती है कहीं? विश्वविद्यालय ने अनुमति दे दी। हमने रेट लिस्ट अप्रूव करवा के कि बालू ये भाव, सीमेंट ये भाव, मोहरंग ये भाव, ईंटा ये भाव, और उसी रेट से खड़े खड़े 8 घंटा उसमें हमारे बच्चों ने श्रमदान किया है। एक पीरियड श्रमदान का लगाया था हमने। और टीन की छतें बनी थी शुरू। हाँ, शुरू में हर तरह का काम कराते हुए, और 4 महीने में मिल करके वो तैयार हो गया 3,72,000 में। आज का समय होता तो इंक्वायरी कमेटी बैठा दी जाती बिल्कुल कि जरूर 1 लाख रुपया खा गया होगा। ऐसे ही बच्चों को, दूसरों घरों की आई हुई लड़कियां हैं, इसको समाप्त कर लें, उसके बाद दूसरे घरों से आई हुई लड़कियां हैं, उनको हम लोक साहित्य सर्वेक्षण के लिए गांव-गांव भेज रहे हैं। न जाने क्या क्या हादसे हो जाते।
जी। लेकिन जाने के पहले बच्चों को इतना बूस्टर दे दिया जाता था कि वे अदरवाइज सोच ही नहीं सकते थे। एक प्रयोग मैंने किया कि इन्विजिलेटर रहित परीक्षा कैसे कराई जाए। जिन दिनों चाकू रख करके नकल की जा रही थी, उन दिनों हमारे पत्रकारिता विभाग के बच्चों ने कहा कि हम बिना निरीक्षक परीक्षक के आपको पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा करके देंगे, वाह। आप बाहर से देखते रहिएगा, और कहीं कोई उसका अपराधी पाया जाए तो हम उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। और बच्चों ने दिखाया, खाली उनको चढ़ा देने की बात है। जी, एक सहयोग और एक आपका विश्वास बहुत कुछ देता है। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी बिंदु पे समाप्त करते हैं कि लखनऊ ने आपको बुलाया तो आपने लखनऊ की आकांक्षाओं को निराश नहीं किया, बहुत कुछ दिया आपने लखनऊ के साहित्य संसार को, हिंदी संसार को, भाषा संसार को, लोक भाषाओं को, और ये शहर आपका ऋणी रहेगा। अरे ऐसा नहीं, ऋण तो मेरा भी ऋण स्वीकारी हूँ। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ आपकी इस यात्रा की सहभागी डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव, इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले किसी पॉडकास्ट में ऐसी ही किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आशा है कि हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबको धन्यवाद।